हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम क्लास 12th के लेवल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक को समझने के लिए आपको वर्क का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, जिसका फॉर्मूला फिर क्या हो जाता है? एफ एस कॉस थीटा। यहां थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक, तो अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। जैसे पहला है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाए। तो इस केस में चूंकि cos 0 1 होता है, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगा? प्लस में एफ हो जाएगा, मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा एफ के बराबर। दूसरा केस है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। तो इस केस में चूंकि cos 90 0 होता है, इसलिए पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, मतलब वर्क डन हमको 0 मिलेगा। तीसरा केस है 180 डिग्री का, जिसमें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो चूंकि cos 180 -1 होता है, इसलिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? माइनस में एफ हो जाएगा। तो माइनस में एफ हो गया, तो निगेटिव वर्क डन हमको मिला। ठीक, दूसरा कंसेप्ट है इसमें एनर्जी का। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी के कई टाइप हैं। साउंड एनर्जी भी होती है, हीट एनर्जी भी होती है ना, लाइट एनर्जी भी होती है। मोशन के बेसिस पे बात करें तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और पोजीशन के बेसिस पे बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। पोटेंशियल एनर्जी में भी दो बातें हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने 11th में पढ़ा है ग्रेविटेशन चैप्टर में, और इस चैप्टर में 12th के सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स फोर्स के कारण, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तब देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो टाइप से डिफाइन हो सकती है। या तो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस हो वो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या फिर ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस हो वो पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स का क्या मतलब? तो जैसे ग्रेविटेशनल के केस में ग्रेविटी जो फोर्स लगाएगी वो हो जाएगा सिस्टम का इंटरनल फोर्स। जैसे सूटकेस हम उठाएंगे तो हमको सूटकेस के वेट के अगेंस्ट ऊपर डायरेक्शन में पुल करना पड़ता है, तब हम सूटकेस उठा पाते हैं, है ना। तो जो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, मतलब उसका जो वजन है, वेट है, वो होता है इंटरनल फोर्स। और जो हमने उसको खींचने, ऊपर उठाने के लिए बाहर से फोर्स लगाया, वो हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चार्जेस जो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे अपने चार्ज के कारण, वो हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2/r² था। ठीक, तो ये होता है उन चार्जेस के लिए इंटरनल एनर्जी। अगर हम बाहर से किसी तरीके से इन चार्जेस पे फोर्स लगा सके तो वो फोर्स हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स के केस में हमको डिफाइन करना है, तो उस केस में क्या होगा वो देखिए। उस केस में एक्सटर्नल फोर्स जो भी वर्क डन करेगा वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो। क्लियर? लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल फोर्स के लिए डिफाइन करना है
तो उस केस में इंटरनल फोर्स जो भी वर्क डन करेगा उसका नेगेटिव जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर होगा। तो यही दो मेन डिफरेंस है दोनों पॉइंट में कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण जितना भी वर्क डन होगा वो एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, लेकिन इंटरनल फोर्सेस के कारण जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर किया जाएगा, स्टोर होगा। ठीक है। तब देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, चूंकि एनर्जी है कोई डायरेक्शन नहीं होता तो वो स्केलर क्वांटिटी है, और चूंकि एनर्जी है इसलिए उसकी यूनिट जो होगी वो जूल होगी। ठीक। अब हम डिटेल में बात करते हैं इसकी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है। तो यहां हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि कूलम्ब्स फोर्सेस जो हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं। तो इनके कारण जो भी वर्क डन होगा उसका जो नेगेटिव होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर होगा। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे इसका डेरिवेशन में, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण टोटल फोर्स निकालेंगे, सॉरी वर्क डन निकालेंगे, और फिर उसका नेगेटिव कर देंगे, वो ही वैल्यू हमारा पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ठीक। तो देखिए डेरिवेशन, ये सिचुएशन है। एक चार्ज है कैपिटल क्यू जो ए पॉइंट पे रखा हुआ है, दूसरा चार्ज है प्लस में स्मॉल क्यू। ठीक है। तब सिचुएशन ये है कि हमको इस प्लस क्यू को बी पॉइंट से सी पॉइंट तक डिस्प्लेस कराना है। कौन सा फोर्स लगा के? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के। किससे लगेगा ये? इस चार्ज से लगेगा ये। ठीक है। मतलब ये चार्ज जो इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा उस फोर्स के कारण हमको इस चार्ज को बी से सी तक मूव कराना है। ठीक है। तो चूंकि फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगा तो कुछ वर्क डन होगा, है ना। तो ये जो वर्क डन मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण मिलेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इंटरनल फोर्स है, तो इस वर्क डन का जो नेगेटिव होगा वो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो डेरिवेशन को कैल करने के लिए हम कुछ कंडीशंस मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस है r1, ए पॉइंट से जो वो फाइनल पॉइंट था सी उसका डिस्टेंस है r2, और बीच रास्ते में कहीं पे एक रैंडम पी पॉइंट हम मान लेते हैं जिसका दूरी ए पॉइंट से है r। ठीक है। तो बी से सी पे जाने के दौरान एट रैंडम हमने इस पॉइंट पे कंसीडर किया कि जब वो चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज यहां पे था, ठीक है, मतलब r डिस्टेंस पे था कैपिटल क्यू चार्ज से, तो इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग k/r²। और किधर से किधर लगेगा? तो P से C की तरफ लगेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब इस फोर्स के कारण हम पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। कि इस पॉइंट पे जो ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन करना होगा। तो देखिए dr डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कॉन्स कितना होगा? 0 डिग्री होगा, है ना। तो देखिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग स्मॉल क्यू चार्ज बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, वो कितना हो जाएगा? f डॉट dr डॉट प्रोडक्ट से जो हो जाएगा f dr cos थीटा, थीटा है यहाँ 0 डिग्री, जो 1 हो जाएगा फिर cos 0। तो क्या बचेगा? सिर्फ f dr बचेगा। ठीक। तो ये वर्क डन हमको कितना, किसके लिए मिला? छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मिला। तो B से C के लिए जो वर्क डन होगा वो कैसे निकलेगा? तो इस छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट करने से मिलेगा, है ना।
तो टोटल वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण Q चार्ज को B से C पर ले जाने में जो होगा वो इंटीग्रेशन करके हम निकाल लेंगे। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F डी आर का इंटीग्रेशन R1 से R2 के बीच में, क्योंकि B से C पे ले जाना है, B का डिस्टेंस है R1, तो R के लिए, इस R के लिए जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो B पॉइंट हो जाएगी, मतलब R1 हो जाएगा, और इस R के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी, वो C पॉइंट मतलब R2 हो जाएगा। इसलिए हम इंटीग्रेशन में लिमिट क्या यूज करेंगे, R1 से R2 यूज करेंगे। ठीक है, तो अब F की वैल्यू यहां पुट कर दें कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, KQ/R²। ठीक, DR तो है ही। अब जो फिक्स वैल्यूज हैं जो चेंज नहीं होंगी उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले देंगे। तो ले लीजिए K कैपिटल Q स्मॉल q, ये तीनों बाहर आ जाएगा। ठीक, अंदर क्या बचेगा, 1/R² बचेगा और dr बचेगा। तो 1/R² को हम R इनवर्स 2 लिख सकते हैं, लिख दिया, dr एज इट इज नीचे आ गया। ठीक है, यहां पे अब हम पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पावर कितना हो गया, -2, मतलब n की वैल्यू हो गई -2। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, r⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो n का वैल्यू है -2, तो -2 पुट किया। ठीक है, और लिमिट यहां साइड में इस तरह लिख दी। अब देखिए R इनवर्स, इसमें क्या होगा, -2 + 1 है, तो -1 बचेगा पावर, नीचे भी -1 बचेगा। ठीक है, तो इस -1 को नीचे लिखने की जगह हम ओवरऑल माइनस साइन ले लेते हैं। यहां पे R इनवर्स अभी एज इट इज लिख दिया हमने, लिमिट लगा दी। अब है अगले स्टेप में हम इस माइनस साइन को भी हम बाहर ले लेते हैं, तो ये माइनस साइन बाहर आ गया। K कैपिटल Q स्मॉल q के साथ अंदर में बचेगा क्या, सिर्फ R इनवर्स बचेगा। ठीक, अब इस R इनवर्स को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/R लिख सकते हैं, तो लिख दिया। लोअर लिमिट अपर लिमिट यहां लिख दी। तो अब क्या करेंगे, अब तो और कुछ सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता, तो इस R की जगह अब एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, और फिर बीच में माइनस साइन। तो -K कैपिटल Q स्मॉल q तो एज इट इज लिख दिया। R की जगह एक बार अपर लिमिट लिख दी, R की जगह एक बार लोअर लिमिट रख दी, और बीच में माइनस कर दिया, जो नियम होता है डेफिनेट इंटीग्रल का। तो ये हमको टोटल वर्क डन मिल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जब स्मॉल q चार्ज को B से C पे मूव कराना हो। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? तो अब देखिए डेफिनेशन क्या कहता है पोटेंशियल एनर्जी का, कि इंटरनल फोर्स का जो भी वर्क डन होगा उसका निगेटिव जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहां तो वर्क डन जो है वो ये मिला है ना, तो इसका जो निगेटिव होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। ठीक, तो देखिए, तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम यहां पे इस तरह से लिखेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन स्मॉल q चार्ज मूव्स फ्रॉम B टू C पॉइंट। ठीक है, वो क्या होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो नेगेटिव साइन तो यहां लगा दिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन था वो यहां लिख दिया। तो ये माइनस साइन इस माइनस साइन को प्लस कर देगा, तो ये गायब हो गया, माइनस साइन हो गया सिर्फ K कैपिटल Q स्मॉल q, है ना, और ये टर्म एज इट इज यहां लिखा गया। ठीक, तो ये वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये वैल्यू मिल गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन स्मॉल q मूव फ्रॉम B टू C। इसको हम सिंबॉलिकली लिखते हैं UC माइनस UB। तो C था मेरा फाइनल पॉइंट,
बी है मेरा इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। इसको और लिखना चाहें अलग तरीके से तो डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको सिस्टम का क्या मिल गया, इतना मिल गया। क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सी और बी में, वो कैसे डिफाइन होगा पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी पॉइंट जो डिफाइन होगा वो हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी को हम VCB से भी लिख सकते हैं, जो कि फिर इस तरह से लिखा सकता है VC माइनस VB से, ठीक है। इसको हम डेल V भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो डेल यू का वैल्यू हम ये लिख ही सकते हैं, ठीक। क्लियर है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन हो गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या मिला है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। तो अगर मेरा टेस्ट चार्ज जो स्मॉल क्यू था वो अगर इनिशियली इन्फिनिटी पे होता और फिर हम उसको आर डिस्टेंस वाले पॉइंट पे लाते, मतलब उस पॉइंट पे लाते जिसका डिस्टेंस कैपिटल क्यू चार्ज से आर है, तब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता। तो कुछ नहीं करना है, R1 की जगह इन्फिनिटी रख देंगे, R2 की जगह R रख देंगे। तो ये रख दिया, 1/इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1/R। तो ये चीज क्या बच जाएगी, सिंपली के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है इन दो चार्जेस के सिस्टम का, जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर हो, ठीक है। इसी वैल्यू के बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर से डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा यहां किया था वैसा ही यहां भी होगा, ठीक है। तो यहां भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज था, यहां भी वही चीज होगी। तो यहां पे हमको ये वैल्यू है, वैल्यू रखी, नीचे क्यू से डिवाइड किया, स्मॉल क्यू कट गया, तो बचेगा सिर्फ के क्यू बाई आर। मतलब ये क्या मिला हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर, ठीक है। मतलब क्यू पॉइंट से, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस के दूरी पर किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू बाई आर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां लिख दिया मॉडिफाई करके, ठीक है। तो वोल्टेज, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो होता है वोल्ट या जूल पर कूलम्ब या जूल कूलम्ब इनवर्स, ठीक है। वोल्ट को हम कैपिटल वी से इंडिकेट करते हैं। चूंकि वोल्टेज जो है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एनर्जी के टर्म्स में डिफाइंड है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी ही होता है, इसलिए जो पोटेंशियल होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि वोल्टेज पॉजिटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा अगर चार्ज पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा अगर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। एक और चीज जो पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रेफरेंस पॉइंट का होगा
वो हमेशा जीरो लिया जाता है, ठीक है। और जनरली हम इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा या पोटेंशियल होगा वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर एक्सटर्नल फोर्स के कारण हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे होते तब तो क्या होता, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता वो एज इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ही होता। कोई नेगेटिव पॉजिटिव करने का झंझट नहीं है यहाँ पे। एक्सटर्नल फोर्स जितना वर्क डन करेगा वो एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे डिस्कशन में हम एक जनरल फॉर्मूला डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, मतलब V इज इक्वल टू W/Q होगा। तो अगर हमको पोटेंशियल दिया है रीजन में और चार्ज बोला है कि इस चार्ज को इस पोटेंशियल वाले रीजन में लाना है, तो इस चार्ज को इस पोटेंशियल वाले रीजन में लाने के लिए कितना वर्क डन करना होगा, Q इंटू V के बराबर, ठीक है। तो इस बेसिक फॉर्मूले को हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए। ये कैपेसिटर के कंसेप्ट में भी हमको जरूरत पड़ेगी इन फॉर्मूले की। फोर्थ चैप्टर में आपको साइक्लोट्रॉन के कंसेप्ट को समझने में इसकी जरूरत पड़ेगी। थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत काम का है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इसको और इसको क्लियर है।